घर ले लिया, ईएमआई भर रहे हो, लेकिन 20 साल बाद असली मालिक घर का कौन? ये क्वेश्चन कभी आपके दिमाग में आया? मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ड्रीम होता है अपना घर, और ये ड्रीम पूरा करने के लिए हम होम लोन लेते हैं, ईएमआई शुरू होती है और ज़िंदगी, लाइफ कंटिन्यू होती है। लेकिन कभी सीरियसली बैठ कर ये कैलकुलेट किया कि 20 साल में एक्चुअली आप कितना पे कर रहे हैं, आप कितना पे कर रहे हैं? आज इस वीडियो में वो मैथ करेंगे, वो गणित करेंगे जो बैंक कभी नहीं दिखाता, और एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार सवाल भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। 50 लाख का होम लोन, 8.5% का इंटरेस्ट और टेन्योर 20 साल का। तो ईएमआई मंथली जो बनती है वो कितनी बनेगी? अप्रॉक्सीमेटली 43,000 और 44,000। 43,000 का ही फिगर मान लेते हैं। 20 साल में आपने कितना पे किया? 20 साल का मतलब हो गया 240 मंथ्स, 240 महीने, मल्टीप्लाइड बाय 43,000। कितना आता है? करीब करीब 1 करोड़ 4 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 4 लाख। लेकिन रुकिए, 50 लाख के घर के लिए आपने 1 करोड़ 4 लाख पे किए, और ये सिर्फ ईएमआई है। इसमें डाउन पेमेंट नहीं है, सिर्फ ईएमआई की कैलकुलेशन है 10 ईयर के साथ। इसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी की भी कॉस्ट ऐड नहीं की गई है, जो लगभग 5 से 7% होती है। मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड नहीं है। आप आप रिलेट कर पा रहे हैं? ये गणित, ये मैथमेटिक्स कभी आपने सीरियसली सोचा या देखा है? बैंक आपको ईएमआई बताता है, बैंक आपको मंथली अफोर्डेबल लगने वाला अमाउंट बताता है, लेकिन बैंक ये नहीं बताता कि पहला ईएमआई आपकी इनकम का कितना होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट बताते हैं कि आपकी ईएमआई 30 से 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास की जो रियलिटी है, कुछ घरों में, या मैं ऐसे बोलूं कि बहुत से घरों में ईएमआई 50% से भी ज़्यादा है। दूसरा, डाउन पेमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जाहिर तौर पर आप सेविंग्स जो आपने की होगी उसमें से निकालेंगे, कुछ और अलग मीडियम में जो आपने इन्वेस्ट किए होंगे उसको आप तोड़ेंगे, और वो पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते कहीं तो वो 20 साल में कितने होते? ये इकोनॉमी, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है, जो इनविजिबल है, दिखता नहीं है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम अक्सर या तो इग्नोर कर देते हैं या हमें पता ही नहीं होता, 20 साल में जॉब मार्केट बदल जाती है, इनकम चेंज होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ईएमआई स्टेबल रहती है। हम मतलब मिडिल क्लास लोग हमेशा प्लानिंग मोड में रहते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग, बच्चों की बच्चों की विदेश जाने की प्लानिंग, और इस चीज़ में, इन सब काम में एक चीज़ बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होती है, और वो है प्रेजेंट। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप घर मत लीजिए।
हम मिडिल क्लास लोग जब घर लेते हैं तो उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उसके बहुत सारे मायने होते हैं। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, ये एक आइडेंटिटी का भी डिसीजन होता है। फैमिली को स्टेबिलिटी फील होती है कि चलो हमारा अपना घर है। पेरेंट्स को रिलीफ होता है कि बच्चे ने घर ले लिया, और सोसाइटी में एक आपकी पहचान बनती है, एक रिकॉग्निशन मिलती है आपको। ये रियल है, इसे डिसमिस नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इमोशनल सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल रियलिटी को दोनों एक साथ कंसीडर कर सकते हैं? आज यही बात करते हैं। इंडिया में मिडिल क्लास की लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखती है, लेकिन ये स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थकाने वाली भी होती है। सैलरी आती है, उसके बाद ईएमआई जा रही है, स्कूल की फ़ीस जा रही है, इंश्योरेंस में जो प्रीमियम है वो जा रही है, और महीने के अंत में बचता क्या है? ये फीलिंग बहुत कॉमन है, लेकिन कोई भी ओपनली बात नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है घर है, जॉब है, फैमिली स्टेबल है, तो कंप्लेन क्यों करें, शिकायत क्यों करें। लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग लगता है, हमेशा एक हल्की सी हेवीनेस रहती है, और वो मिसिंग पार्ट ये है, हम ईएमआई तो भर रहे हैं, लेकिन लाइफ को जी नहीं रहे हैं, ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं। तो क्या मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि घर नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कुछ अलग इंसाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप रेंट पर ही रहिए, आपको रेंट पे ही रहना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन बाइनरी नहीं है। रेंट वर्सेस बाय का एक कंपैरिजन करते हैं। चलिए, एक सिटी जहाँ 50 लाख का फ्लैट है, वहाँ रेंट 15 से 18 हज़ार के आसपास होगा। 2 BHK की बात कर रहा हूँ। और अगर EMI 43,000 आप पर मंथ दे रहे हैं, और रेंट जहाँ 18 हज़ार ही मैं मान लेता हूँ, तो जो डिफरेंस है वो मोटा मोटा 25 हज़ार के आसपास है। और वो 25 हज़ार अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल में वो अमाउंट कितना होगा? कभी सोचा है आपने? सोचिए। मैं ये कहने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि रेंटिंग इज़ बेटर। मैं बिल्कुल ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको ये इनपुट दे रहा हूँ कि रेंटिंग इज़ मच बेटर देन बाइंग एन हाउस। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी आप इस कैलकुलेशन को किया है आपने? कभी कैलकुलेट करके देखा है आपने? और एक और रियलिटी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, स्पेशली टियर 2 के लिए। अगर टियर 2 में स्टेबल करियर बनता है, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्लान बनता है, या आपका प्लान है, तो होम बाइंग, घर खरीदना जेन्युइनली एक बेटर जजमेंट है, सेंस बनता है यहाँ पे। लेकिन पीयर प्रेशर में, एज हो गया, सोसाइटी प्रेशर में अगर आप घर खरीदते हैं, तो वो डिसीजन अक्सर गलत या फिर रिग्रेट का कारण बनता है। तो अब आप पूछेंगे कि डिसीजन कैसे लें रेंटिंग वर्सेस बाइंग के कॉन्टेक्स्ट में। पहला है, अगर ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी का 30% से कम है, तो फिर तो आप घर लें, और नहीं है तो वेट करें। दूसरा, डिसीजन लेने के पैरामीटर के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, डाउन पेमेंट जो आप करेंगे वो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट या सेविंग से आनी चाहिए। बल्कि जेन्युइन सेविंग से आए तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। फैमिली लोन या पीएफ विथड्रॉ करके नहीं करना है। तीसरी बात, 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए, मतलब ये मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। चौथी बात, आप जहाँ प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उस लोकेशन को देखिए, उसमें एप्रिसिएशन पोटेंशियल है या नहीं। और ये भी खुद से पूछिए कि ये जो डिसीज़न आप ले रहे हैं,
ये कहीं सोसाइटी के प्रेशर में तो नहीं ले रहे हैं, पीयर प्रेशर में तो नहीं ले रहे हैं, पेरेंट के प्रेशर में तो नहीं ले रहे हैं, या आपके पड़ोसी ने लिया इसलिए आपको भी लेना है, कहीं ये कारण तो नहीं है। इस पे ज़रूर सोचिए। और सबसे बड़ी चीज़, हमें जो डर होता है, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, हमें रुक जाने का सबसे ज़्यादा डर होता है। लेकिन यकीन मानिए, कभी कभी रुक जाना ज़िंदगी का सबसे बेहतर डिसीजन होता है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास 20 साल का टाइम है और 50 लाख का ऑप्शन है, क्या आप ईएमआई चूज़ करेंगे या रेंट प्लस इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे? और जिन्होंने पहले से घर लिया हुआ है, ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन कीजिएगा, दिल से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा कि अगर दोबारा डिसाइड करने का मौका मिला तो क्या सेम डिसीज़न आपका होगा? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। कोई जजमेंट नहीं है। ये ये जो प्लेटफॉर्म एक सेफ स्पेस है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।